तो 9 रुकनी वक्त दौरा न्यूयॉर्क मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया है और 6 जून तक ये बताया जा रहा है कि वाशिंगटन में क़याम करेगा। ये जो हमने हेडलाइंस में अपनी टॉप स्टोरी में बताई दिया कि इस वक्त में अभी तक मुलाकातें जो हुई हैं, यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें हुई हैं, ममालिक के मंदूबीन से मुलाकातें हुई हैं और अपना मौक़िफ़ ये वक्त सामने रख रहा है। तो इसकी अहमियत को उजागर अपने शो पर हमेशा रोज़ ही हम तकरीबन कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा है। इस वक्त भी हमें ज्वाइन किया सीनियर एक्सपर्ट हैं हसन अल अरबी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा कि ये कल की जो पेशरफ्त हुई है इस पर हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी की जो एक कमेटी है यूएन की, उसकी नायब सदारत मिल गई है और तालिबान पर जो सैंक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, उसके निफाज की कमेटी का पाकिस्तान को सदारत मिली है। तो आप इसको देखते हैं अचीवमेंट और दीगर मामला पर भी बात करें। और कितनी बड़ी बात है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये वाकई में बहुत एक बड़ी बात है इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जब पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पहलगाम को लेकर और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था इंडिया की तरफ से हमेशा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है खित्ते में। लेकिन अभी जो रियलिटी इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आई है, जो नैरेटिव पूरी दुनिया में इस वक्त मकबूल हुआ है भारत की तरफ से, भारत की जानिब, और जो पूरी दुनिया ने इस वक्त अपनी आंखों से देखा है कि भारत किस तरीके से आबी जारियत भी कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 20 सालों से स्पेशली किस तरह टीटीपी और बीएलए की दहशतगर्दी करवा रहा है। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी वाला ये जो पाकिस्तान को नायब सदारत इसकी मिली है, और पाकिस्तान का अगेन जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, पाकिस्तान का बयानिया है, पाकिस्तान का स्टैंस है इस खित्ते में दहशतगर्दी को लेकर, उसको इंडोर्स किया गया है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। जी, अब मुझे ये बताएं कि इस जंग के बाद दुनिया का पाकिस्तान के साथ बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, ये आपको लगता है इसमें बड़ा चेंज आया है? जी कोई डाउट नहीं है इसमें। देखिए, दुनिया की कोई 4-5 हज़ार साल जो नॉन हिस्ट्री है उसमें तकरीबन 14,700 या 800 जंगें हो चुकी हैं, which makes it 2.8 to 2.9 wars per year। और हमारी ये जो तहजीब है, जो सिविलाइजेशन है, जो कल्चर है, जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये सोसाइटी, ह्यूमन रेस जहाँ पे इस वक्त खड़ी है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसको शेप करने में वॉर्स का है। तो जो आदमी 100 साल में नहीं कर सकता, जो फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 100 साल में नहीं कर सकती, जंगें वो 10 दिनों में कर देती हैं। और पहलगाम वाले इवेंट के बाद जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में तसादुम हुआ है, जो 6 में और 10 में को जो जंग लड़ी गई है, उसने सिर्फ इस खित्ते की नहीं, उसने दुनिया की पावर डायनामिक्स को इन्फ्लुएंस किया है और पाकिस्तान को एकदम इसने सेंटर स्टेज पे ला के खड़ा कर दिया है, टू द एक्सटेंट के इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान को माइक्रोस्कोप के साथ देख रही है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान क्या करने वाला है। 10 दिन या 1 महीने के अंदर ये इतनी बड़ी तब्दीली आना, इट्स अ जियोपॉलिटिकल मार्वल जो पाकिस्तान के साथ हुआ है। एंड यस, पाकिस्तान हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक और चीज़, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक तजवीज़ आई कि दोनों मुल्कों की जो एजेंसीज़ हैं वो मिलकर कोई मुश्तरका कोई कमेटी बना दे या ऐसा राब्ता करें ताकि इंसदादी दहशतगर्दी की जो कोशिशें हैं दोनों मिलकर करें और इस खत्ते के अमन के लिए काम करें। वैसे जब ये खबर आई तो पहले एक वन लाइनर पढ़ने में तो ज़रा लगा कि ये क्या बात, लेकिन उसकी डिटेल्स जब आई तो फिर समझ, आपको कैसा लगी ये सजेशन? ये देखें, पाकिस्तान इंडिया आपस में अगर अमन से रहना चाहिए, स्पेशली अगर पाकिस्तान का तो शुरू से स्टैंस काफ़ी क्लियर है, किसी भी इस तरह की सिचुएशन के अंदर पहलगाम या वाला जो फॉल्स फ्लैग इन्होंने किया या जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ब्लेम गेम की जाती है, पाकिस्तान का स्टैंस हमेशा से क्लियर रहा है कि आप सबूत दें, आप हमें आप एविडेंस दें या हमें अलाउ करें एविडेंस कलेक्ट, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, हरदीप सिंह निज्जर को इंडियंस ने मारा कनाडा के अंदर। अब 1 साल तक, यानी मारने के फौरन बाद जो रॉ थी, वो रॉ के ऑफिशियल जो ऑफिशियल या अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होते हैं, गौरव आर्या जैसे, वो अगले दिन कह रहे थे हमने मरवाया है।
देख। लेकिन फिर भी कनाडा ने 1 साल लिया उसको इन्वेस्टिगेट करने में, और 1 साल बाद कहा कि अमित शाह रिस्पॉन्सिबल है इस कत्ल के अंदर। फ्लॉन्टिंग इट ऑन सो उसी तरह एक पूरा मैकेनिज्म होता है। पाकिस्तान हमेशा से यही बात करता है कि अगर आपने किसी पे इल्जाम लगाया है तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर उसके बाद आपकी हुकूमत जो होती है वो मुंह खोल के इल्जाम लगाती है किसी के ऊपर। तो पाकिस्तान हमेशा से कहता है कि कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये मसला हल हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया चाहता ही नहीं है वो मसला हल करना। जब वो क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब उन्होंने एक ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद करवाया, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है जब उन्होंने खुद ही करवाया, पहलगाम को भी आप देख लें, उससे पहले पुलवामा को भी देख लें, इनके अपने ऑफिशियल्स ने कहा नहीं बाद में कि हमने खुद करवाया है। बिल्कुल। रॉ का डॉक्यूमेंट लीक नहीं हुआ इस दफा क्लासिफाइड, कि जिसमें लिखा हुआ था पहलगाम खुद करवाया। अच्छा अहमद, ये बताएं कि विद योर एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, माशाल्लाह आप चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते होंगे। इंडिया में इस वक्त 2 मसले चल रहे हैं, एक तो एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान से हारने पे, ठीक है, दूसरा चाइना की तरफ से वो बहुत परेशान है, उनको बहुत स्ट्रेस आ रहा है, और उनका अगर मीडिया देखो उनके तो वो हमें शायद अंदाज़ा नहीं कि कितने परेशान है वो चाइना को लेके कि जी चाइना है हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, हमारे खिलाफ वाटर बॉम्ब तैयार कर रहा है, और ये कि चाइना, ये जो चाइना है पाकिस्तान के साथ मिल गया है और हमारे पे ये दोनों मिल के जो है हमारे ऊपर आफत लाना चाह रहे हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन? जी देखिए, आप जब फॉरेन पॉलिसी इन्होंने जिस तरीके से अपनी तैयार की, जिस तरीके से ये जयशंकर को सामने लेके आए और अपनी एक बिल्कुल एक उसको कहते हैं आप एक प्रोपेगेंडा के ऊपर हवा के अंदर इन्होंने महल बना लिया था अपनी फॉरेन पॉलिसी का, और ये कहते थे कि इंडिया जो है दुनिया की उभरती सुपर पावर है, बीट कर देगा चाइना को भी और अमेरिका को भी आने वाले चंद दिनों में। इन्होंने अपना जो सियासी बयानिया और फॉरेन पॉलिसी थी वो जंग के ऊपर बिल्ड की कि हम तबाह कर देंगे पाकिस्तान को, हम चाइना को भी तबाह कर देंगे, अमेरिका को, ये लोग कहते थे। और कहते हैं कि जो आप जंग के ऊपर फॉरेन पॉलिसी तैयार करें उसका पता सिर्फ उस वक्त चलता है जब जंग होती है जी, जब तसादुम, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जब इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान के साथ तो दे वर बैडली एक्सपोज्ड। आज से पहले इस तरीके से इंडिया इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली और फॉरेन पॉलिसी के एतबार से कभी भी इतना एक्सपोज नहीं रहा। और लेकिन चाइना का प्लान क्या है इंडिया को लेके? आपको लगता है कि चाइना एग्जैक्टली चाहता क्या है? वो उनका क्या प्लान है? आपको क्या लगता है जो हालात और वाकयात हैं? जी मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, चाइना के प्लान की बात नहीं है यहाँ पे। चाइना का, पाकिस्तान का प्लान जो है उसकी बात नहीं है यहाँ पे। इंडिया खित्ते को इस नहज पे ले आया है कि चाइना और पाकिस्तान मजबूर है कि अपनी बका के लिए बिल्कुल उसने फ्रंट्स खोल लिए, मुख्तलिफ फ्रंट्स खोले, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल करना पड़े टू गिव देम अ क्लियर मैसेज। अच्छा ये जो कहा बिल्कुल ऐसी, ये तो इंडिया पाकिस्तान की हम बात करें, लेकिन ये जो आपने भी इससे पहले भी बात की थी ना, वो यूएस ने जो वीटो कर दिया है, हाँ, ये गजा में परमानेंट जंग बंदी, और जब फिर यही वो ट्रंप है जो कहते हैं कि मैं जंगों के खिलाफ हूँ, ट्रेड पे बात करें, ट्रेड करें, और दूसरी तरफ ये चल रहा है। ये क्या पेशरफ्त हुई है? और ये ऐसा होता रहा है, कोई भी मुल्क उठ के इनमें से वीटो कर देता है और वो करारदाद खत्म हो जाती है। क्या समझते हैं आप, ये डुअल पॉलिसी चल रही है या फिर कोई इनकी एस्टैब्लिशमेंट या ट्रंप के कोई मामला आप देखते हैं? उनके आने से पहले भी सुना जा रहा था इस तरह की बातें। जी देखें, इस वक्त गाजा दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के कॉन्शियस के ऊपर एक सवालिया निशान है, और गाजा में जो हो रहा है वो ये दुनिया का पहला जेनोसाइड है जो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेड है, और हर बंदा अपनी लाइव स्क्रीन्स के ऊपर गाजा के अंदर होने वाला कत्लेआम देख रहा है, और हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। गाजा और जो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड बात है, आप इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप अपने नो एंटी वॉर रिटोरिक के ऊपर उसको बहुत ज्यादा इस इलेक्शन के अंदर उस रिटोरिक ने सपोर्ट किया है, लेकिन अमेरिका के अंदर जो इसराइली लॉबी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ही दौर में जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल तस्लीम करने की भी बात हुई थी, और जैरेड कुशनर के जो लिंक्स थे विद द इसराइलीज वो वाजे है, सबके सामने है। सो दो लॉबीज के अंदर पुल है, वो इस वक्त बहुत ज्यादा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है उन फैसलों की जो आपने अभी इस अमेरिका के अंदर देखे हैं इसराइल को लेके। तो फिर यूएन, लेकिन फिर यानी ये भी एक और, इसमें एक और ये मसला जोड़ लें कि ये यूक्रेन और रशिया का भी सिर्फ मामला इसी में है, क्योंकि वहां भी वो कह रहे हैं कि हम जंगे खत्म करेंगे और यूक्रेन पर हमला कर देता है। बिल्कुल
देखिए ऐसे ही हो रहा है। आप अगर ग्राउंड के ऊपर देखें तो एंटी वॉर रिटोरिक बहुत ज्यादा था डोनाल्ड ट्रंप का। उसने ये कहा था मैं यूक्रेन रशिया की जंग खत्म कराऊंगा, सही। मैं इसराइल और गाजा के अंदर जो कत्लेआम हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है, मैं उसको खत्म कराऊंगा। लेकिन और दोनों उसने अनाउंस भी किए आने से पहले। लोगों ने कहा, हमारे पाकिस्तान में भी लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी आया नहीं है, जीता इलेक्शन, अभी प्रेसिडेंट बना नहीं है, लेकिन उसने वो जेनोसाइड जो है गाजा के अंदर वो बंद करवा दिया और यूक्रेन रशिया की वॉर भी बंद करवा दी है। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि दोनों जो हैं वो अभी जो यूक्रेन रशिया वाली बात है, आपने आने के देखा बाद सब शुरू, बल्कि किस पहले तरीके से से भी ज्यादा। एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट की बात चल रही थी, एक न्यूक्लियर वॉर की बात चल रही सही। थी यूक्रेन रशिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, और फिर दोबारा से ये इसराइल फलस्तीन और गाजा ये वाला सारा मामला। सो ये क्लियरली शो करता है कि अमेरिका के अंदर या दुनिया के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबीज ऐसी हैं जो चाहती हैं कि किसी तरीके से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट भड़के, और वो भड़क के वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाए, जो दोबारा से वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, और वो इस वक्त डोमिनेट कर रही हैं चीजों को। सो दिस इज व्हाट इट इज, ये दिस इज माय बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग। इनको अहमद फायदा भी तो होता है कि ये तो आर्म्स की प्रोडक्शन इनकी है। इसराइल देखा का जो तो जो बड़े बिल्कुल बड़े ममालिक हैं, इनका काम, इनकी इकोनॉमी चल रही है कि जब इनके वेपन सेल होंगे, जब इनके मिसाइल्स बिकेंगे, तो इतना अनरेस्ट और परेशानी फैला दो कि इनका काम चले, ये बिकें। जाहिर बात है, फिर दूसरे ममालिक हैं थ्रेट में होंगे तो बिल्कुल वो ऐसे इनसे ही। खरीदेंगे मिसाइल्स वगैरह, जेट्स, चीजें। ये बिजनेस है, ये एक्चुअली ट्रेड तो कर ही रहा है, लेकिन कितनी लोगों की जिंदगी के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। जी बिल्कुल, दुनिया का सबसे कामयाब और बड़ा जो कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, वो वेपन इंडस्ट्री है। Imagine। और जब तक जंगें ये नहीं समझने होंगी, की वो वेपन इंडस्ट्री नहीं वो चलेगी। कैसे चलेगी? तो ये बिल्कुल कैसे ऐसे ही। peace चाहेंगे? अहमद हसन अल अरबी साहब, बहुत इंडस्ट्री शुक्रिया, बंद हो जाएगी। आपने हमें वक्त दिया।